Hello dear student, good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. चलिए आज एक बार फिर मिलते हैं क्लास 11 के लिए। क्लास 11 में जो चैप्टर चल रहा था वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का सेक्शन हो चुका है, जिसके ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज जो आपने टॉपिक, चैप्टर का नाम तो आपने पूरा देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में एक्चुअली ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है, लेकिन ये है अलग टॉपिक, इस वजह से हमने उसको अलग कर दिया है। और आपके 5 लेक्चर, तो यहां पर लेक्चर नंबर 6 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन आप ये भी मान सकते हैं कि इस सीक्वेंस का ये फर्स्ट लेक्चर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पहला लेक्चर जा रहा है। तो इस वजह से आप इसे ऐसा भी मान सकते हैं और आप इसे लेक्चर नंबर 6 भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज इट इज द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों की जो मुलाकात हो रही है उसमें आपको कुछ फेस भी चेंज दिख रहा होगा, और आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे कोई भी बियर्ड रखता नहीं हूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस समय जो है वो पितृपक्ष का चल रहा है, और ऐसे केसेस में माई फादर इज नॉट अलाइव, so that is why we have to follow the norms of this पितृपक्ष। तो इस वजह से अभी ये कुछ दिन तक रहेगा, और उसके बाद से फिर बाल और दाढ़ी दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको कुछ और न लगे, इससे मैंने कहा मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, खैर इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और जिसको पढ़ना है द मटेरियल शुड बी करेक्ट, और वो अगर अच्छा होगा तो बाल दाढ़ी कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने से पहले हम यहां पर जो टॉपिक हमारा है वो है, पहले एक मैं चीजें आपको बताता हूं। रियल पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? रियल पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या है, आपके बहुत सारे टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा और आपने खुद पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है। आप ये इसको बहुत बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, आजकल तो 6 वगैरह में ही आ गया है। तो आप देख सकते हैं रियल पॉलिनोमियल क्या है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है हम लोगों के लिए कि हम हर चीज को रियल और इमेजिनरी से कंपेयर कर रहे हैं, तो रियल और इमेजिनरी। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल भी आपने अभी इसके पहले आज तक सिर्फ नाम पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स, लेकिन आज नाम क्या आ गया? रियल पॉलिनोमियल। तो रियल पॉलिनोमियल क्या है, तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं इसमें कि जैसे मान लेते हैं कि लेट A0, A1, A2, A3 डॉट an आर रियल कॉन्स्टेंट्स, आर रियल नंबर्स कह सकते हो आप, एंड x इज रियल वेरिएबल। अगर मान लीजिए उसमें जो x है वो रियल वेरिएबल है, देन fx इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डॉट plus an x power n is called real polynomial। मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से इस बात में अभी कोई डाउट ही नहीं रह गया होगा कि आपको ये बात ना समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पॉलिनोमियल्स लिखे होते हैं उस पॉलिनोमियल्स में A0, A1, A2, A3 डॉट an ये सारे के सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, और जो हमारा वेरिएबल भी होना चाहिए x, वो भी रियल होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप उस पॉलिनोमियल को रियल की कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, जैसे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह के तमाम सारी चीजें आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसमें चाहे कितने भी टर्म्स होते हैं, पॉली मतलब ही होता है बहुत सारे, और न्यूमियल मतलब होते हैं टर्म्स, तो बहुत सारे टर्म्स जहां भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। तो इसमें देखिए सारे के सारे रियल नंबर काम कर रहे हैं, और जो कोफिशिएंट्स है और जो x है वो भी रियल है, दैट इज भाई इस तरह के जो एग्जांपल्स होंगे वो किस में आ जाएंगे? रियल पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। जब ये आपको समझ में आ गया तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या है ये भी आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रहा होगा, और इसको समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या है। अब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अगर आपको रियल समझ में आ गया तो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे ये कोफिशिएंट्स है, मे भी हो सकता है कि ये रियल फॉर्म में ना हो,
तो और हमारा जो वेरिएबल है हो सकता है वो भी रियल फॉर्म में ना हो, तो ऐसे केस में जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि लेट a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an आर अनरियल, आप अनरियल कर दीजिए यहां पर, अनरियल नंबर्स एंड x इज also unreal, then fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 plus anx power n is called complex polynomial. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? complex polynomial. अब आप कहेंगे साहब इसके एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम लोग? तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं, और इसमें जैसे आपने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू आई एक्स प्लस 3. अब इसमें आप देखिए तो यहां पर कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे होंगे, उसमें एक भी आ जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में चला जाएगा. ये पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स टाइप का हो गया. इस तरह से आप और भी डाल सकते हैं, आई एक्स स्क्वायर या आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी आप डाल सकते हो, और प्लस 3i एक्स यहां पे क्यूब कर दो और इसको एक्स स्क्वायर कर दो. यहां पर 5√5i एक्स और प्लस यहां पर 3i. आप कुछ भी इस तरह का डाल सकते हैं. तो ऐसे करके बहुत सारे भी आप डाल सकते हो यहां पर. हालांकि सब जगह आई नजर आ रहा है तो आपको ये लगेगा कि आई जो है यहां पर कॉमन हो सकता है, तो आप नहीं भी डाल सकते हो, कई जगह से आप कम भी कर सकते हो, उससे कोई बात फर्क नहीं पड़ता. बस आयोटा इन्वॉल्व हो गया इसका मतलब है कि वो अनरियल हो गया, और अनरियल हो गया तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जो है वो क्या कहलाते हैं? वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहलाते हैं. अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, आपके दिमाग में आ रहा होगा और आपको शायद बचपन से ही बताया गया होगा जब से आप पॉलिनोमियल को पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल के डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मैं यहाँ इन चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि देखो अब आपने बहुत सारी चीजें पढ़ तो ली हैं, लेकिन अगर आज फाइनली जो आप पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ाया जाएगा, अब कहीं नहीं आने वाला है, तो ये आपका लास्ट है, इसलिए आप इसके बारे में जितनी भी बातें हैं उनको आज जानना होगा आपको. तो यहां पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अब यहां पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो आप कह सकते हो यहां पर कि अ फंक्शन fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n, where an should not be 0 is called या is known as, अभी कह सकते हैं is known as, is called the polynomial of degree n, अब देखिए क्यों मैंने डिग्री n लिखा, जरा समझिएगा बात को. यहां पर देखिए x सही नहीं, यहां पर x पावर 1 है, x पावर 2 है, x पावर 3 है, डॉट 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 x पावर n है, और सबसे बड़ा जो पावर है वो x पावर n है, और बाकी सारी कंडीशंस को आप जानते हैं कि n वहां पर क्या होता है, वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, और जीरो भी हो सकता है, बट उसको जो है हम लोग पॉजिटिव इंटीजर ही बोलते हैं. तो यहां पर डिग्री n इसलिए बोला कि यहां पे सबसे बड़ा जो पावर है वो n का है. तो अब यहां पर n डिग्री हो गई, इसका मतलब इसके n रूट्स फाइंड होंगे, पहली चीज. दूसरी चीज कि यहां पर जो है सारी चीजें वेयर, ये भी कह सकते हैं वेयर, यहां पर a0 a1 a2 डॉट 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 ऐसे करके आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर an, ये यहां पर चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी डिग्री उतनी ही होगी जितना कि वो पावर हाईएस्ट पावर बता रहा है. आर रियल आर कॉम्प्लेक्स, आर रियल आर कॉम्प्लेक्स, वो चाहे किसी भी फॉर्म में होगा, वो वहां पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी डिग्री n कहलाएगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है. अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां पर जैसे मान लीजिए हम कोई इस तरह की चीज निकालें जिसमें कि जैसे सपोज दैट कि यहां पर हमने लिख दिया 4x स्क्वायर और माइनस 9i स्क्वायर. अब एक्चुअली ठीक है, अब यहां पर भले ही आपको लग रहा है कि ये इसमें आयोटा इन्वॉल्व है,
इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो आयोटा इन्वॉल्व है, तो ये डेफिनेटली कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया। यानी आप इसको एज ए कॉम्प्लेक्स बना करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिग्री 2 ही कहलाएगा। ये कितना कहलाएगा, डिग्री 2 कहलाएगा, क्योंकि एक्स पे इस पे हाईएस्ट पावर कितना है, वो आपका 2 है। इस वजह से इसकी डिग्री 2 होगी। और इसके रूट्स भी कितने निकलेंगे, इसके रूट्स भी जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स फाइंड होते हैं। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लें, जैसे मान लीजिए हमें चूंकि यहां पे पढ़ना है, हम तो यहां सारे पॉलिनोमियल्स पे बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है डिग्री 2। और जब डिग्री 2 हो गया तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, उसके जो रूट्स होंगे या सॉल्यूशंस होंगे वो भी आपके 2 ही होंगे। तो 2 रूट्स उसके फाइंड होंगे। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और मुझे लगता है कि आपको इस पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में अभी कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर मिलता हूं आपको नए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी है, बट अभी हम लोग यहां पर देखते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर फॉर्म में कोई भी चीज लिखी हुई है तो उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इसलिए कि इसकी डिग्री 2 है। अब यहां पर a शुड नॉट बी 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाने के लिए a जिम्मेदार है और a वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। और a b c आर द रियल और कॉम्प्लेक्स, ये बात मैंने पहले बता दी कि अब आपके लिए यहां पर वो चाहे रियल रहे या कॉम्प्लेक्स रहे उसके बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इन चीजों को तो आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब यहां पर हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो रियल कोफिशिएंट्स का मतलब ही हो गया कि हम यहां पर a b c को रियल नंबर मान लेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और विथ रियल कोफिशिएंट, विथ रियल कोफिशिएंट हम यहां कर दें अगर, तो रियल कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि हमारा जो यहां पर a b c है वो यहां पर बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। रियल कोफिशिएंट का मतलब यही हुआ। अब यहां जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं पता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसने दिया था, मेरे को एक बात याद आ रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन बाय द सरदाराचार्य इन 1025 AD। उन्होंने उसको 1025 AD में इन्होंने डिराइव कर दिया था। लेकिन आज हमें पढ़ने में भी दिक्कत है। तो सोचिए कि तब उस समय इतने अवेलेबल मीन्स नहीं थे, इतनी बुक्स नहीं थी, इतनी चीजें नहीं थी, इतने गूगल बाबा नहीं थे। अब तो हर बात के लिए क्या आ जाते हैं, गूगल बाबा। जैसे अभी किया नहीं तब तक आपने गूगल पे किया सर्च। खैर कोई बात नहीं, तो कोई इशू नहीं है, इस समय दौर ऐसा ही चल रहा है इंटरनेट का। तो अभी हम लोग आ जाते हैं। अब इसके लिए जरा एक चीज डिराइव कर देते हैं, फार्मूला डिराइव कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसे एज ए पॉलिनोमियल ही मान लें, तो यहां पर क्या होता है एक्चुअली, तो अगर हम इसे पॉलिनोमियल मान लें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और मान लीजिए इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि हम यहां पर a को कॉमन ले लेते हैं। जब a को कॉमन ले लेंगे तो दैट विल बिकम द x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस c बाई a। उसके बाद से हम लोग जो मिडिल टर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, इस मिडिल टर्म को हम लोग हाफ करते हैं। यानी हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और जब हाफ करेंगे तो b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a का स्क्वायर करके उसको आप जो भी आएगा उसको आप ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, तो हो जाएगा b बाई ए एक्स। आप थर्ड पे इसको जो है वो ऐड कीजिएगा और फोर्थ पे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और यहां पर आपका प्लस c बाई ए हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहां पर आप इसे a और यही चीज हो जाएगी x। अब देखिए ये जो पहले 3 हुए ये टर्म आपके परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया x माइनस बी अपॉन 2a का, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और यहां पर आप कॉमन ले लें अगर इसे, तो ये चीज हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये आपका जो है फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आप यहां पर अब इसका जीरोज, फॉर जीरोज अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, फिर जीरोज अगर आपको फाइंड करना है देन px मस्ट बी 0। px वहां क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जब ये चीज 0 हम करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहां पर आप इसे 0 कर दीजिए। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू, या x की जगह अभी छोड़ दीजिए b 2a, यहां पर प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कहां से माइनस आ रहा है, और यहां पर ये आ जाएगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। यहां पर लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा दिस इंप्लाई दैट x प्लस p अपॉन 2a इज इक्वल टू, जब आप यहां पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और आप इसको भी आप इधर शिफ्ट कर दिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव कर दिया यहां पर, और आपने सिद्धाचार्य फार्मूला भी गेन कर लिया। यहां तक आपको आता भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत अलग है, लेकिन अब यहां से अलग शुरू हो जाएगा। क्या अलग शुरू होगा कि यहां पर वी हैव, हम लोग एक बात यहां बोलते थे कि यहां पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मानते हैं। क्या है ये, डिस्क्रिमिनेंट। यहां पर मैं एक बार कभी कभी बहुत खुश होता हूं तो मैं उसकी हिंदी भी बता देता हूं। तो इसका नाम है विविक्तकर। आप ये भी जान लीजिए, हालांकि आपको कोई हो सकता है कि मतलब ना हो, बट कोई हो सकता है हिंदी मीडियम का भी बच्चा पढ़ रहा हो तो उसे अच्छा लगेगा कि इसे बोलते हैं विविक्तकर। तो विविक्तकर जो है वो क्या है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डी। अब वहां पर आपने 3 केसेस अराइज किए होंगे, आपको याद होगा। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि व्हेन d is greater than 0, ठीक है, then roots are real and distinct। distinct मीन्स होता है अलग अलग, distinct यानी अलग अलग। अल्फा और बीटा यहां पर आपको अलग अलग मिलेंगे, अल्फा और बीटा यहां पर आपको अलग अलग मिलेंगे। अब यहां पर जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो भी जान लीजिए क्या हो जाएगी, यहां पर वही अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस, और अंडर रूट आप इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर आ जाएगा 2a। और इसी तरह से जो बीटा हो जाएगा वो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा 2a। तो यहां पर अल्फा और बीटा दोनों केसेस में आपके अलग हो गए। ठीक है, आपने इसे नोट तो कर ही लिया होगा, और मैं यहां पर और आपको डिटेल करता हूं इसका। तो यहां पर एक चीज तो आ गई कि जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो व्हाट हैपेंड देयर कि अल्फा एंड बीटा आर द रियल एंड सेपरेट नंबर्स, यानी कि अलग अलग होंगे कुछ, ठीक है, डिस्टिंक्ट होंगे। अब यहां सेकंड केस में अगर बात करें कि व्हेन d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड सेम। अब यहां पर रियल एंड सेम, तो रियल एंड सेम, तो d की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो ऐसे केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, यानी कि उसकी बिल्कुल सर्टेन डेफिनेशन हो जाएगी कि वहां पर आपका माइनस बी अपॉन 2a तो 0 हो गया, तो आपका यही भर बच जाएगा। तो यह आपका हो गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो यहां तक भी आप क्लियर हो गए। अब यहां पर आप थर्ड कंडीशन जो आपने वहां पर लीव कर दिया था, मुझे याद आ रहा है कि आपने 10th क्लास में इस थर्ड पॉइंट को लीव किया था, और थर्ड पॉइंट आपका था कि व्हेन d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी आपने ऐसा लिख करके इसको आपने क्या किया था, वहीं पर छोड़ दिया था, यानी रूट्स आर इमेजिनरी। अनरियल भी आप लिख सकते थे, अनरियल भी आप लिखते हैं, तो यहां पर आप चाहे अनरियल लिखिए या इमेजिनरी लिखिए, वहां पर आप इसे लीव कर देते हैं। अब यहां थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू स्टार्ट हो जाता है कि यहां पर जो आपका d है, जब d लेस देन 0 होगा तो व्हाट हैपेंड हियर। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट, इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d लेस देन 0 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है ये अंडर रूट के अंदर आता है, जो आपका ये वैल्यू है इस केस में। तो जब ये वैल्यू आपकी d की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो जाएगी, आप ऐसे लिख लीजिए पहले कि इट इज लेस देन 0 देन अंडर रूट d यहां पर क्या हो जाएगा। अब d के अंदर नेगेटिव आ गई, आप चाहें तो अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, यानी अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 4ac, और अब ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। लेकिन ठीक है, ग्रेटर देन 0 तो हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो, लेकिन माइनस आ गया बाहर कॉमन। अब जब माइनस यहां कॉमन आ गया तो ये जो माइनस है इसी को आप लिख सकते हैं -1 इंटू डी, और ये हो जाएगा -1 इंटू रूट डी।
और यही चीज आ जाएगा फिर आपका आयोटा और इंटू रूट टी। यानी कुल मिला के आपका जो है कि अगर ऐसा हुआ तो जो अल्फा हो जाएगा वो इस केस में क्या आ जाएगा, माइनस, देखिए माइनस बी और प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि वो जो माइनस हुआ था उस -1 को लेकर के वो तो बाहर हो गया, आयता बन गया, और ये आपका डी ही रह जाएगा और अपॉन 2a। यानी कि आपका जो है ये अल्फा बीटा लिखना ठीक नहीं है, आप यहां पे x लिख दीजिए और फिर हम अभी अलग अलग कर देते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट अगर अल्फा इस केस में निकालना है तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस बी प्लस आयोटा रूट डी अपॉन 2a, और डी तो आपको पता ही है, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस आयोटा रूट डी अपॉन 2a, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी अब इसमें प्रॉब्लम आई होगी। मैं एक बार केवल थर्ड वाले को मैं एक बार और बात कर लेता हूं, क्योंकि यहीं पर आपके लिए कंफ्यूजन बन सकता है। यहां पर जब हमने कहा कि तीसरा पॉइंट की व्हेन डी इज लेस देन 0, तो आप यहां तक हाई स्कूल में लिख करके आप बंद कर देते थे कि ये इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, लेकिन अब तो हम इमेजिनरी के बारे में पढ़ चुके हैं, और इमेजिनरी तभी होगा जब कोई चीज रूट के अंदर नेगेटिव होगा। जब भी रूट के अंदर कोई चीज भी नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। अब ये बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर ये कंडीशन आती है तो ये वैल्यू लेस देन 0 हो गई, और जब लेस देन 0 हो गई तो यहां पर हम इसमें माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहां पर आपको पता ही है कि इनइक्वालिटी क्या होती है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी विल चेंज। अब ये कंडीशन आ गई तो इसी को डी कहते हैं, और ये माइनस हो गया तो ये वैल्यू अब क्या बन गई, यहां से ये आ गई माइनस, रूट के अंदर माइनस डी और रूट के अंदर माइनस डी आ गई, तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं -1 इंटू डी। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो आप उसे अलग अलग कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई आयोटा और ये वैल्यू हो गई रूट डी। अब आप इसकी जगह जब नेगेटिव हो रहा है तो इसकी जगह आप आयोटा रूट डी लिख सकते हैं। तो देखिए आयोटा और रूट डी आ गया, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू लेंगे तो प्लस हो गया और बीटा की वैल्यू लेंगे तो माइनस हो गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। तो अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से हम लोग अब समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, और यहाँ पर हम कभी फैक्टराइज मेथड देखेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड में भी अलग अलग तरीके से देंगे। तो आप एक बार इसे नोट कर लें, और डेफिनेटली आप इसे नोट ही किया करिए, और आप जो है वो आप इसे नोट करने के बाद फिर हम लोग आते हैं और सीधे हम क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए यहाँ पर, और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो आपके लिए जो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बहुत ही सिंपल सा लिख रहा हूं, लेकिन मेथड चेंज होगा, और वहां पर आपको दिखाते हैं कि आपको इस आयोटा का यूज कैसे करना है। तो अभी जैसे आपके सामने आ गया कि कोई क्वेश्चन इस तरह का है जो ऑलरेडी वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। अब आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हम कैसे जानेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 4x स्क्वायर और प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, फैक्टराइज इट। आपको इसे फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज इट, ओके। हमने यहां पर कह दिया कि फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। अब डेफिनेटली आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9/4 हो जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब कि वो इमेजिनरी हो गया, यानी कि वो कहीं ना कहीं ये पॉलिनोमियल जो है आपका वो रियल नहीं जा रहा है, ये पॉलिनोमियल आपका जो है इमेजिनरी की तरफ जा रहा है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया। ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया तो डेफिनेटली हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब हम इसमें अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे कि आपका जो 4x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो दिमाग हम ये लगाने वाले हैं यहां पर कि आप अगर 4x स्क्वायर और इसको आप नेगेटिव कर दीजिए और यहां पर आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोई गलत तो नहीं होगा ना। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, और -1 से मल्टीप्लाई फिर माइनस का होगा तो फिर वो क्या आ जाएगा, प्लस। तो यू विल गेट द प्रीवियस इक्वेशन। तो इसका मतलब कि आप ऐसा लिख सकते हो, और अगर ऐसा हो गया तो यू कैन फैक्टराइज इट 2x होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा -3i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आप इसे जैसे a प्लस बी, a माइनस बी वाले सारे रूल्स तो उसी तरह काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 2x प्लस 3i, और यहां पर आ जाएगा 2x माइनस 3i इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आइदर
आप जानते ही हैं। तो 2x प्लस 3i इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू -3/2i। एक इसका सोल्यूशन देखिए, इसको एज अल्फा मान सकते हैं आप। r यहाँ पर 2x माइनस 3i इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 3/2i। ये से आप बीटा मान सकते हैं, किसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हैं। तो यहां पर देखिए x के कितने रूट्स आ गए। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके भी कितने रूट्स आए, 2 रूट्स आए। यानी कि जितना उसका पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उसके रूट्स उतने ही निकलेंगे, चाहे वो रियल पॉलिनोमियल हो और चाहे वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बता रहा हूं आपको, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपका पॉलिनोमियल चाहे रियल है या चाहे कॉम्प्लेक्स है, दोनों केसेस में उसका जो डिग्री होगा उतने ही उसके रूट्स फाइंड होंगे। तो एक चीज ये हो गई आपकी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर, और सेकंड क्वेश्चन कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x, और यहां पर इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा। अब देखिए, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, है सब कुछ आप जानते हो, ऐसा नहीं है। आप जब इसको फाइंड करोगे तो एक चीज देखो, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, नहीं तो ये लगेगा कि आप कैसे डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। तो यहां देखिए 13 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका डी फाइंड करेंगे, सपोज दैट, एक तरीका ये है कि हम इसका डी फाइंड करते हैं। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपका जो है वो बी की वैल्यू हो गई -4 इंटू 1 इंटू 13 हो जाएगा 16, और 13 चौको 52, यानी कि ये कुल मिला के आ गया नेगेटिव। कुल मिला के क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल आपके सामने जो आ रहा है वो रियल पॉलिनोमियल के रूप में नहीं आ रहा है, अब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के रूप में आ रहा है। तो यहां पर अब आपको एक तो तरीका यह हो गया कि आप इसमें फिर क्या करेंगे, आप इसमें डी की वैल्यू आप यहां से निकाल ही लीजिए, ठीक है। तो आप यहां पे मान लीजिए कि अगर डी निकालना चाहते हैं तो डी फाइनली निकाल लीजिए। तो यहां पर आ जाएगा 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा और फिर 3 बचेगा। तो यहां पर नेगेटिव आप 36 आ गया, जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं आपको। अब आप जो डी निकालेंगे, जैसे यहां पे अगर बात करें तो रूट ऑफ डी निकालेंगे, तो रूट ऑफ डी आपका -36 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 6 आयोटा लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप इसको। 36 की वैल्यू हो गई 6, और आयोटा इसलिए आया कि नेगेटिव 1 है, तो नेगेटिव 1 की जगह आयोटा आ गया, तो वो वैल्यू आ गई 6i। अब इससे फायदा ये है कि अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप इसमें अल्फा और बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा आप जानते ही हो, -b और प्लस आयोटा रूट डी है आपका, मतलब आप ऑलरेडी अब तो आप फाइंड ही कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट वही वैल्यू लिख लीजिए, तो रूट डी और अपॉन 2a, ओके। तो ये हो जाएगा -b। अब b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो -4, तो 4 हो जाएगा, और यहां पर क्या जाएगा +6i, ओके। यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 6i। अब इसमें जैसे आप चाहें तो +-6i लिख लीजिए, तो +-6i तो वो तो वैसे भी वहां हो ही जाएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, आप जानते हैं रूट के अंदर है तो। और यहां पर 2 इंटू a यानी कि 2 हो गया। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2 + 3i। ये आपका आंसर आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 2 + 3i, ओके। अब यहां पर हम लोग चले आते हैं फिर बीटा। तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो बीटा जब निकालेंगे तो वही आ जाएगा -b और -√t, ओके। और इस केस में आपका 2a हो गया, तो -b। अब -b का मतलब क्या हो गया, वही 4, ठीक है। और माइनस, तो इसकी वैल्यू आप डी की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन में आ जाए कि डी का मतलब यहाँ पॉजिटिव है, वो आप पहले ही आप कह चुके हैं। तो -6i अपॉन 2 हो जाएगा, और फिर जाएगा 2 - 3i। तो यहाँ पर बीटा की जब वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 2 - 3i, ओके। तो यहाँ पर आपका जो है ये जो वैल्यू आ गया, ये आ गया आपका अल्फा और बीटा। लेकिन मैं इसी सवाल को आपको फिर दूसरे मेथड से भी बताने वाला हूं, क्योंकि मैं इस मेथड से नहीं बताना चाहता था अभी, लेकिन अब चूंकि बात आ गई तो हमने इसमें डिक्टेट कर दिया, इस बात को भी बता दिया आपको। लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको दूसरे तरीके से फैक्टराइज करना चाह रहे हैं।
तो अल्टरनेट मेथड में आप ये सेम क्वेश्चन देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए कि हम इसको थोड़ा सेट करना चाहते हैं, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 4 और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या जाएगा, x और माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर वही वाला काम आप कर लीजिए, माइनस 9i स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 3i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर क्या आया, फिर वही चीज आ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और प्लस 3i, ओके, और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 2 माइनस 3i, ओके। अब यहां पर इज इक्वल टू 0, तो यहां पर आप लिखते हो आइदर, जब दो चीजों का, आप इतना तो जानते होंगे कि दुनिया में किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो इसमें इसका मतलब है कि आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर रियल नंबर सिस्टम या अनरियल नंबर सिस्टम किसी भी सिस्टम में आप जा रहे हैं, तो वहां पर a और b अगर 0 है तो उसका प्रोडक्ट 0 है, तो डेफिनेटली उसमें से या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, या दोनों ही 0 हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, ये कभी हो नहीं सकता। इसीलिए हम लोग यहां पर लिखते हैं सीधे कि आइदर, बहुत सारे बच्चे इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं कि व्हाट डज इट मीन कि दैट a into b is equal to 0, what does it mean? It means that either a is equal to 0 or b is equal to 0, because any two non-zero numbers, the multiplication of any two non-zero numbers cannot be a negative number. So therefore ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर either x minus 2 plus 3i is equal to 0, this implies that x equal to 2 minus 3i, okay। यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 minus 3i भी निकाला है, और यहाँ पर क्या जाएगा, r x minus 2 plus minus 3i is equal to 0, तो this implies that x equal to 2 plus 3i। तो देखिए आपने यहाँ पर ये सोल्यूशन पा लिया, यहाँ पर ये सोल्यूशन, कोई भी अल्फा बीटा हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप ये मत सोचा करिए कि जैसे अल्फा हमने लिख दिया और किसी ने दूसरे ने उसको बीटा लिख दिया, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, कोई भी आप अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो ये मेथड भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसको सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और चूंकि ये तभी अप्लाइड होता है, या आई स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट तभी होता है जब वो कहीं ना कहीं उसका डी नेगेटिव होता है। अगर डी नेगेटिव नहीं है तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिंपल जैसे फैक्टराइजेशन कर देते हैं वहां आयोटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और फिर पॉजिटिव बना देता है, रियल बना देता है, ठीक है। तो एनीवे, तो ये आपका हो गया, और आप इसे तब तक आप उसे नोट करें, और फिर मैं आपको नए सवाल के साथ मिलता हूं। आपके सामने ये क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, और 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, और नॉर्मली हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर जो आपका जो टॉपिक है वो बेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स है, यानी हमारे आप जो कॉम्प्लेक्स, जो भी नंबर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ लिए हैं वो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के लिए ही लिया है। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट आ रहे हैं, अब आपके 5i आ गया, तो वो कोफिशिएंट x का जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी तरह से देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से आपका जो है कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं 1 by 1। तो पहले हम लोग एक देखते हैं यहाँ पर, और फर्स्ट का पहले सोल्यूशन देखते हैं यहाँ, या इसी तरफ देख लीजिए। तो सोल्यूशन 1, अब सोल्यूशन 1 अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 5i(x) और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें दिमाग ये लगाया जाए कि अगर हम 6 को फैक्टराइज करते हैं तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 3 into 2, और 3 और 2 को अगर हम ऐड करें तो कहीं ना कहीं 5 आएगा, लेकिन यहाँ एडिशन का साइन नहीं आ रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो आ जाएगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट जो है कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5i(x), या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा अपने समझने के लिए, 5x into i, ठीक है, और आप इसको प्लस 6i स्क्वायर कर सकते हैं इज इक्वल टू 0। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर आप इसमें कर लीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस 2xi और माइनस 3xi और प्लस 6i स्क्वायर, ऐसा आप कर सकते हैं, कोई अब इशू नहीं रह गया। तब यहां पर आप देखिए, इसको आपने तोड़ लिया 2xi और 3xi में। अब आप यहां पर चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, और जब कॉमन लेंगे x, तो यहां पर जाएगा x माइनस 2i, ओके। और यहां पर आप चाहे तो 3i कॉमन ले सकते हैं,
तो 3i जब कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर x और माइनस 3 2 जा 6 यानी कि 2i। अब यहां पर आ जाएगा x माइनस 2i, x माइनस 2i एक ब्रैकेट में हो गया और एक ब्रैकेट में x माइनस 3i हो गया इज इक्वल टू, फिर वही चीज आ गई आपका आइदर x माइनस 2i इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू 2i, और x माइनस 3i इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 3i। ये आपका जो है वो अनदर आ गया, यानी कि अल्फा और बीटा आपका निकल चुका है, यानी कि आप कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 2i और बीटा इज इक्वल टू 3i, या कोई भी आप वाइस वर्सा इसका मान सकते हैं। तो बहुत ही इजीली आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं लग रही है। अब यहां पर एक सोल्यूशन और करते हैं, और सोल्यूशन नंबर 2 को भी देखते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 3√2 प्लस 2i x प्लस 6√2i इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3√2 x माइनस 2ix प्लस 6√2i इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इन दोनों को पेयर को एक साथ ले लिया जाए और इन दोनों को पेयर को एक साथ ले लिया जाए तो मुझे लगता है बात बन सकती है यहां पर। तो देखते हैं यहां पर आपका क्या बचता है। तो ये आ जाएगा, यहां पर x कॉमन ले लें अगर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, और यहां पर एक चीज हाँ ठीक है, आपका ये वैल्यू हो जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3√2, ओके, और यहां पर माइनस 2i आप कॉमन ले लो। तो जब माइनस 2i कॉमन लोगे तो हियर रिमेन x और माइनस आपका आ जाएगा 3√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आ जाएगा x माइनस 3√2 और यहां पर आ जाएगा x माइनस 2i इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपकी एक वैल्यू आ गई, आपकी एक यहां पर रियल कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू 3√2, ओके। और यहां पर आ जाएगा आइदर, ये आइदर कर लीजिए यहां पर, और यहां पर आर कर लीजिए। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और आप बोर्ड में एक्चुअली बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि बोर्ड की कॉपियां कैसे चेक होती हैं, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में बात करते रहते हैं, जैसा मैं देखता रहता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं कि आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस अबाउट द बोर्ड कॉपीज एंड 12th का नॉट ओनली मुझे यहाँ पर कहने में, चूंकि ये एक ऐसा चैनल है जिसपे बहुत सारी चीजें कहाँ कहाँ चली जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट 10 ईयर्स से हेड एग्जामिनर हूँ, नॉट एग्जामिनर। मेरे अंडर में बहुत सारे एग्जामिनर्स कॉपी चेक करते हैं, तो हमें तो पूरा सिस्टम पता है, हमें पूरे सीबीएसई से लेकर के या चाहे कोई भी बोर्ड हो, कैसे कॉपियों का पूरा सिस्टम होता है, वो सारी चीजें हमें पता है। लेकिन हम उस पर भी चर्चा करेंगे कभी लेटर ऑन, हम आपको एक वीडियो देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर। इसीलिए मैं जो सिस्टम से लिखता हूं उसको आप थोड़ा फॉलो करेंगे कि आपको अगर ऐसे लिखते हो तो आपके मार्क्स कहीं भी कटने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 2i। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक रूट आपका रियल आ जाए और एक इमेजिनरी आ जाए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक रियल आ रहा है और एक इमेजिनरी आ रहा है, तो आपने इसे भी आपने फैक्टराइज कर दिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने और लिखा है, जो कि काफी लॉन्ग प्रोसेस में भी जाएगा, तो मैं उसे भी आपको बताऊंगा यहाँ पर। और क्वेश्चंस इसके बाद आप लगाते रहेंगे, और जहां कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए तो हम हैं ही, और आप अपना कमेंट दे सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में ही कि यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, तो देखा जाए। तो यहाँ पर आपका जो है, जो वैल्यू आ रहा है, एक्चुअली यहीं से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7ix माइनस 3 और माइनस 9i इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम कंपेयर विद द कंपेयर कर ले, अगर कंपेयर विद द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो यहां पर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू, यहां पर बी क्या आ जाएगा, बी आपका आ जाएगा यहां माइनस बी एक्स है तो बी की वैल्यू होगी नेगेटिव और 3 प्लस 7i। ओके, ये आ जाएगा। और सी की वैल्यू क्या हो गई, सी आपका हो गया नेगेटिव ऑफ दिस 3 माइनस 9i। ओके, तो यहां पर ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। यहां तक कोई डाउट नहीं है अब आपको। तो ए बी सी आपका निकल चुका है। अब आपको एक्चुअली में सबसे ज्यादा टिपिकल क्या है, आपको अल्फा बीटा गामा लिखना कोई भी मुश्किल काम नहीं, गामा कह रहे हैं, अल्फा बीटा लिखना बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो ऐसे केस में ये तो पक्का ही है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक अगर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है तो डेफिनेटली उसका अल्फा और बीटा क्या होगा। तो इसका जो अल्फा होगा वो आपका आ जाएगा माइनस बी और प्लस आई रूट डी। आप अच्छी तरह जानते हैं यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। या अभी आप ना भी लिखें, जो भी है, तो आप आई इसलिए मैं नहीं देना चाहता अभी कि अगर आई आप दे देते हैं तो डी जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। तो यहां पर ये हो गया, और आपका इसी तरह से जो बीटा हो जाएगा वो आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। यानी कुल मिला के हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें डी फाइंड करना है, और डी को निकाल के देखते हैं कि व्हाट हैपेंड हियर। तो यहां पर अब डी निकाल लेते हैं पहले। तो डी की वैल्यू देखा जाए तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आपने यहां लिखी है, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर 3 प्लस 7i का होल स्क्वायर माइनस 4, और ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है यहां पर आपका प्लस हो गया, और ये हो जाएगा 3 माइनस 9i। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लोग कर देते हैं सॉल्व। तो यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 49i स्क्वायर, और यहां पर जाएगा 7 3 जा 21 और इंटू 2 42i प्लस 42i, और यहां पर आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है, माइनस, और फिर यहां आ जाएगा 4 2 जा 8 8 9 जा 72i। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यहां पर एक चीज आप जान लो कि ये आई स्क्वायर इसको नेगेटिव बना देगा। जब नेगेटिव बनाएगा तो यहां से 9 ये माइनस 49 हो जाएगा, और माइनस 49 में से 9 आ जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, और यहां पर ऑलरेडी माइनस 40 है, और यहां पर आपका 24 है, तो देयर विल बी द माइनस 16। और यहां पर आप अगर इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट हियर माइनस 30i। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, डी। सो देयरफॉर अंडर रूट डी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 16 माइनस 30i। ये आपका रिजल्ट आ गया यहां पर। ओके, अब जब ये आ गया तो देखिए कितना मजा आएगा इसको काम करने में, कि अब यहां जब अगर देखा जाए तो हमारा जो अल्फा होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, अल्फा। तो अल्फा अब आप लिख सकते हैं, अल्फा यहां पे आपने लिखा है माइनस बी एन समथिंग, तो ये हो जाएगा जो अल्फा होगा वो आ जाएगा माइनस बी, और माइनस बी का मतलब 3 और प्लस 7i। ओके, और प्लस अंडर रूट माइनस 16 माइनस 30i, और अपॉन 2a यानी कि 4 अपॉन 4। ध्यान दीजिएगा। और बीटा क्या हो जाएगा, यहीं पर आपका आ जाएगा 3 प्लस 7i और माइनस, फिर आ जाएगा अंडर रूट माइनस 16 माइनस 30i अपॉन 4। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई भी डाउट अब नहीं होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आपका सोल्यूशन फाइंड हो चुका है। नहीं, आपका सोल्यूशन फाइंड नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर देखो क्या टेक्निकल इश्यू आ गया कि ये जो रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, और वो भी a प्लस आई बी के फॉर्म में आया है। तो जब रूट के अंदर a प्लस आई बी के फॉर्म में आया है तो आप लेक्चर देख सकते हैं। मैं उसका जो है लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे पहले चेक कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसीलिए मैंने उसको बहुत शुरू में ही बताया था कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। तो अब यहां पर आप सीधे आ जाइए,
तो वी हैव मैं यहां पर कर लेता हूं और फिर बाद में चल के हम लोग इसमें वैल्यू रख लेंगे, हम लोग का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो वी हैव, अब यहां पर हमें मान लीजिए क्या निकालना है, -16 -30 आई, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा यहां पर इसकी वैल्यू, तो आप x प्लस आई वाई और ये सब आप मानते थे, तो ठीक है। आप यहां पर बस इतना समझिए कि अगर हमें ये निकालना है तो z की वैल्यू को हम -16 -30 आई कर ले रहे हैं। तो यहां पर ये आपका आ जाएगा √z। अगर आपको फाइंड करना है तो इसका मतलब आपको यहां पर -16 माइनस ये 30 आई है, तो यहां पर 30 आई हो गया, ठीक है। यानी कि ये आपको फाइंड करना है। मान लीजिए मैं इसे हटा रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं था, तो z को हमने इतना मान लिया। फिर मैंने क्या बताया था आपको इसमें दो ही चीजों के बारे में जानकारी करनी है। क्या? एक तो आपको मॉड ऑफ z निकालना है। याद कीजिए मैंने शॉर्ट रूट बताया था आपको कि आपको वहां पर क्या निकालना है, मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z आप निकाल लेंगे, तो मॉड ऑफ z क्या होता है एक्चुअली में, √a² प्लस b², यानी -16 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर आपका जो है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर, यहां पर आ जाएगा 16 का हो जाएगा 256, ओके, और प्लस यहां पर हो जाएगा 900, और ये शायद आपको पता ही होगा, यहां पर ये वैल्यू आ गई 1156। तो 1156 के लिए अगर आप फाइंड करते हैं तो यहां पर आपका ये वैल्यू कितना आने वाला है, आप जब इसका फाइंड करेंगे तो इसका रूट कितना आएगा, मॉड ऑफ z कितना आएगा, आप निकाल लें इसका मॉड, आप इसका मॉड निकाल लीजिए, तो रूट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको पता ही होगा, यहाँ पे 34 का स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर होता है 1156। तो ये वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ z जो होगा वो आपका आ जाएगा 34। अब मैंने बताया था आपको कि अगर आप रूट से इसको बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव साइन ही लिया जाएगा क्योंकि ये मॉडुलस है। अब ये हो जाएगा, और रियल पार्ट ऑफ z कितना है, रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z इस केस में आपका -16। अब आपको याद होगा कि यहां पर जब आपने इसकी वैल्यू लिखी थी तो जैसे आप किसी का रूट निकाल रहे हैं तो रूट ऑफ -16 -30 आई कैन बी रिटन एज, अगर इस केस में चूंकि नेगेटिव आ रहा है तो मैं उसी हिसाब से ही आपको लिख रहा हूं, तो प्लस माइनस, और ये वैल्यू आपको याद होगा x माइनस आई वाई के फॉर्म में लिखी जाएगी। यानी हमें x फाइंड करना है और y फाइंड करना है। तो x कैसे निकलता है, x आपको पता होगा √½ ऑफ मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z, ओके। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये जाएगा हाफ, और मॉड ऑफ z आपका आ जाएगा 34, देखिए, और -16, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, और ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस बचने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर 16 18, तो यहाँ पर 2 से कटने के बाद आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा +-3, वैल्यू आ गई आपकी। सिमिलरली वी कैन फाइंड हियर y, तो y आपका आ जाएगा, तो y के लिए आप बस केवल क्या करते हैं, वही चीज होगी लेकिन नेगेटिव हो जाएगा आपका, और जब नेगेटिव होगा तो ये ऑलरेडी आपका रियल पार्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड ऑफ z और माइनस रियल पार्ट ऑफ z होगा। तो ऐसे केस में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हाफ और रियल पार्ट ऑफ z जो होगा 34 और +16 हो जाएगा, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 25 आ जाएगी, और +-5 आ जाएगी। तो मुझे लगता है सारी बातें आप क्लियर हो चुकी हैं। तो यहां पर दिस इंप्लाई दैट √-16 -30 आई की जो वैल्यू होगी वो यहां पर आ जाएगी प्लस-, और x आपका आ चुका है 3, और यहां पर -5 आई। तो आपका जो ये वैल्यू है ये निकल चुका है। अब निकल चुका है तो वही वाली बात हो गई कि एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आपको वही चीज ले जाके प्लस वाले के लिए प्लस रख देना है, नेगेटिव वाले के लिए नेगेटिव रख देना है, और आपका बात बन जाएगा। सो देयरफॉर अब यहां पर जो है आपका अल्फा और बीटा यहां रखा हुआ है, देयरफॉर मैं डायरेक्ट यहां पर अल्फा लिखूंगा, तो अल्फा आपका क्या आ जाएगा 3 + 7i, और प्लस आपका ये वैल्यू आप लिख सकते हैं 3 - 5i, ओके, और अपॉन 4, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हियर विल 3 और 3 6 हो जाएगा, और यहां पर +2i बच जाएगा, और अपॉन 4 यहां पर जाएगा 3/2 + 1/2i। ये आपका जो है वो अल्फा आ चुका है, यानी अल्फा = आ गया 3/2 + 1/2
आई। सिमिलरली वी कैन फाइंड बीटा। अब बीटा क्या हो जाएगा, बीटा आपने वहां लिखा हुआ है, तो 3 + 7i और माइनस, अब माइनस करेंगे और यहां पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस के साथ, तो आ जाएगी यहां पे -3 - 5i। ओके, अब यहां वैल्यू आ जाएगी कितनी, अपॉन 4, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 3, और अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका ये 0 हो गया, तो 12i अपॉन 4 यानी कि 3i। तो बीटा आपका कितना आ गया, 3i। तो आपका यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों ही फाइंड हो चुका है, और मुझे लगता है कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और आपने यहाँ पर देखिए, मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो अल्फा है वो आपने यहाँ पे निकाला है, और यहाँ पर बीटा आपने निकाला है, यानी कि इसके 2 रूट्स आ गए। कौन कौन से आ गए, एक आपका जो है अल्फा = आपका आ गया 3/2 और प्लस 1/2i, और बीटा आप 3i मान सकते हैं। तो आपके 2 रूट्स आ गए। तो यहां पर आप देखिए कि कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना इसमें इसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक तो लगाया ही लगाया, साथ साथ आपने स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ये कॉम्प्लेक्स के लिए आपने निकाला है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब आप इस तरह से इसको आप लगाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो बच्चों, मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करना चाहूंगा, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।